हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 3 मार्च और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 मार्च 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। क्वेश्चंस भी ज्यादा हैं, एक्सप्लेनेशन भी ज्यादा है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलने वाला है। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर अगर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे ऐसी ही वीडियोस डेली मॉर्निंग में आपको सबसे पहले मिलती जाएगी। चलिए शुरुआत करेंगे अपने वही पुराने सेगमेंट रिवीजन से। एक दिन का हम लोग पुराना रिवीजन करते हैं 1 मिनट में, उसके बाद आज की तरफ बढ़ते हैं। तो कल हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी? कल हम लोगों ने दोस्तों पढ़ा था कि शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को मनाया गया। एनएसजी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार भ्रष्टाचार्य पाए हुए हैं दलजीत सिंह चौधरी। और सौर मंडल के अभी दो ग्रहों के पास 3 उपग्रह खोजे गए हैं। वो 2 ग्रह कौन से हैं? अरुण ग्रह और वरुण ग्रह। इनके पास 3 उपग्रह खोजे गए हैं। भारत ने रावी नदी का पानी रोक दिया है पाकिस्तान जाने से पहले, एक डैम बना करके। कल मैंने डिटेल में इसको समझाया था। और अभी हाल ही में डीआरडीओ ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का उद्घाटन किया है, इसका कहें परीक्षण किया है। नागालैंड सरकार ने सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया हुआ है। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी 2027 में बीजिंग चाइना करेगा। और फरवरी 2024 में चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम संपन्न हुआ। इसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हुए हैं। 2024 का प्रतिष्ठित रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार ये जीते हैं पंकज कुमार चटर्जी। एनएसओ ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें तीसरी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट इन्होंने बताई है। और ये ग्रोथ रेट आश्चर्यजनक रूप से 8.4% है। ये हम लोगों ने कल क्वेश्चन डिस्कस किया था डिटेल में, टॉप 10 क्वेश्चन था। आज हम लोग बात करेंगे आज के करंट अफेयर के बारे में। लेकिन इसकी सबकी पीडीएफ और क्विज भी आपको प्रोवाइड की जाती है। ये चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए। वहीं से आपको फ्री में पीडीएफ, फ्री में क्विज और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों विश्व वन्यजीव दिवस प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। तो यहां पर देखिए 3 मार्च को इस बार भी मनाया गया। तो वाइल्ड लाइफ डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि दुनिया भर में जितने भी वाइल्ड लाइफ हैं, वन्य जीव हैं, उनका संरक्षण किया जा सके, उनके प्रति लोगों को जागरूक किया जाए कि भाई इनको भी रहना जरूरी है। क्योंकि पर्यावरण में, हमारे समाज में, हमारे वातावरण में, हमारी पृथ्वी पर, धरती पर संतुलन बनाए रखने के लिए हर एक जीव, हर एक जंतु, हर एक पेड़ पौधे तक भी जरूरी है। इसीलिए किसी भी जीव जंतु, किसी भी वन्य जीव का उन्मूलन ना हो सके, सबका संरक्षण किया जा सके, इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। शुरुआत इसकी 3 मार्च 2014 से हुई थी। थीम है इसकी कनेक्टिंग पीपल एंड प्लानेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ये थीम है। आप यहां तक भी अगर याद रखोगे ना तब भी काम चल जाएगा। कनेक्टिंग पीपल एंड प्लानेट, ठीक है। आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो आयुष्मान भारत योजना आप जानते हो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसे हम लोग पीएमजेएवाई या कहें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कहते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है। मतलब पीएमजेएवाई योजना का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है। तो उसमें फुल फॉर्म में कई बार तो पूछ लिया लेता है कि पीएमजेएवाई में ए का क्या अर्थ है। तो ध्यान रखना, ए का अर्थ है आरोग्य। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन चुका है, तो इसको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि योजना भी भाई विश्व की नंबर 1 योजना है, तो इसलिए इससे क्वेश्चन तो बनना ही है। पूरा डिटेल में बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। तो पीएमजेएवाई योजना के तहत आयुष्मान कार्ड जारी किया जाता है। आयुष्मान कार्ड जारी करने के मामले में टॉप पर चल रहा है 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारीकर्ता के साथ उत्तर प्रदेश। भाई जनसंख्या भी यहाँ पर सबसे ज्यादा ही है। उत्तर प्रदेश जो है 5 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड जारी कर चुका है। अब इसको समझिए ध्यान से। देखो, आयुष्मान भारत योजना के तहत होता क्या है कि जिसका आयुष्मान कार्ड जारी होता है, यानी कि जो व्यक्ति अप्रूव हो जाता है इस योजना के तहत, समझ लो उसको आयुष्मान कार्ड जारी कर दिया जाता है, तो वो व्यक्ति 1 साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करा सकता है। लेकिन कहां पर कराने जाएगा? जो इस योजना से लिंक्ड जो हॉस्पिटल्स होंगे उसमें। आज के टाइम पर अगर यूपी में बात करें तो यूपी में 3,716 से ज्यादा हॉस्पिटल्स जो हैं इस योजना के तहत लिस्टेड हैं। मतलब जितने भी मैक्सिमम बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं सब इसमें लिंक्ड हैं। और इन सभी हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत कार्ड जिसका बना हुआ है वो लोग जाकर के 5 लाख रुपए तक का वार्षिक रूप से इसमें इलाज मुफ्त में करा सकते हैं। ठीक है जी। अब इस योजना को शुरू किया गया और ये योजना बहुत ही विधिवत रूप से प्रचलित हुई पूरे देश में, क्योंकि भारत सरकार की योजना है। प्रधानमंत्री
जन आरोग्य योजना, जिसे आयुष्मान भारत योजना भी कहते हैं, और ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, ठीक है ना, हेल्थ इंश्योरेंस योजना है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत इसकी 23 सितंबर 2018 को हुई थी, ठीक है, ये 2 पॉइंट हुआ। एक बात और मैं जो बताना चाह रहा हूँ, ये तो डाटा हुआ 5 करोड़ का जिनको जारी किया गया है। क्या बताने जा रहा था? हाँ, एक और जरूरी जानकारी है इससे रिलेटेड। आयुष्मान भारत योजना जो है, इसमें भारत सरकार 5 लाख तक का कवरेज देती है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो इसी के तहत और ज्यादा कवरेज दे रहे हैं। जैसे जैसे मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि गुजरात जो है ये 2 गुना कर दिया है, 10 लाख का कवरेज कर दिया है। और राजस्थान, मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी ना, तो वो ऐसे ही एक सिमिलर योजना लाए थे, चिरंजीवी योजना करके। तो चिरंजीवी योजना को अभी रिसेंट में ही आयुष्मान भारत योजना से मर्ज कर दिया गया, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट वहां पर आ गई, अभी चुनाव हुआ तो बीजेपी की ही सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, तो उन्होंने क्या किया, इसी से मर्ज कर दिया। लेकिन अंतर क्या था? चिरंजीवी योजना में 25 लाख का कवरेज दिया जाता था। कितने का? 25 लाख का कवरेज दिया जाता था। तो इसको मर्ज किया गया, लेकिन कवरेज जो है उतना ही रखा गया, यानी राजस्थान में 25 लाख का कवरेज मिलता है, और पूरे भारत में यानी कि अन्य राज्यों में और भारत भर में भारत सरकार के द्वारा इसमें 5 लाख तक का कवरेज मिलता है। ये बात याद रहेगी, ठीक है। चिरंजीवी योजना भी लिंक कर लेना। तो यूपी स्पेशल एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनको मैं यही कहूंगा, अगर स्पेशल यूपी जीके पढ़ना है तो यूपी जीके का कोर्स भी लाया गया है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर। आप समझो जितने का रिचार्ज कराते हो मोबाइल में 1 महीने का, उसी दाम पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा यूपी जीके का। आप एमजेटी ऐप पर जाकर के ले सकते हो और पूरा का पूरा अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के मामले में क्यों चर्चे में रहा था, इसको हम लोग रिकॉल करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में भी कछुआ संरक्षण केंद्र खोला गया, मतलब इसकी रिजर्व की स्थापना हुई। साइबर क्राइम के मामले में सबसे अधिक है, कैंसर के मामले में सबसे अधिक है, कैंसर से मृत्यु के मामले में सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश। कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी गई कहां पर? संभल डिस्ट्रिक्ट में, ध्यान रखना, संभल डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में कल्की धाम मंदिर बनाया जा रहा है। देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू किया गया उत्तर प्रदेश के द्वारा। 2024-25 के लिए 7.36 लाख करोड़ रुपए का बजट, उत्तर प्रदेश का बजट ये पास हुआ, ठीक है ना। यूपी का बजट है, ध्यान रखना, यूपी का बजट है, और ये अभी आरओ एआरओ एग्जाम में पूछ लिया गया था। अयोध्या में यूपी की पहली जल मेट्रो, वाटर मेट्रो शुरू की जाएगी। भारत में पहली वाटर मेट्रो पूछा जाए तो आप कोच्चि बताएंगे। वाराणसी 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य बना। और 3D संचालित पहला अगर डाकघर पूछा जाए तो कर्नाटक बताएंगे। अयोध्या में सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन की स्थापना की गई है। अयोध्या को ही सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, यहाँ पर नहीं लिखा गया लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। अयोध्या को उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी बनाया जा रहा है। और अगर भारत का पहला सोलर सिटी पूछा जाए तो आप सांची मध्य प्रदेश बताएंगे। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिल चुका है। अयोध्या में स्वच्छ तीर्थ स्थलों के लिए स्वच्छ मंदिर अभियान शुरू किया गया। जब भी स्वच्छता की बात आए तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, ये बात ध्यान रखना। अयोध्या में पेइंग गेस्ट योजना जो है ये शुरू की गई है। और यूपी के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन प्रयागराज में किया गया है, यमुना नदी पर। ठीक, इतने पॉइंट आप याद रखना। और राम मंदिर जो बना है उस पर मैंने आपको एक डिटेल वीडियो ही दी हुई है। राम मंदिर जो है नागर शैली में बनाई गई है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। वीडियो देखना, 25 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे राम मंदिर से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने क्या किया कि राज्य जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। ये देखिए यहाँ पर आर्टिकल है, उड़ीसा कैबिनेट अप्रूव्स इंफॉर्मेटिक सेंटर फॉर हाइड्रोमेट्रियोलॉजिकल डाटा। इससे क्या होगा कि केंद्र सरकार का एक होता है डाटा, मेट्रोलॉजिकल डाटा, मौसम विज्ञान केंद्र, और एक राज्य सरकार का होगा। इन दोनों का डाटा आपस में एक्सचेंज किया जाएगा। उड़ीसा वगैरह जो क्षेत्र हैं यहाँ पर चक्रवाती तूफान वगैरह बहुत आते हैं, आप अक्सर सुनते रहते हो, बंगाल की खाड़ी से जो चक्रवाती तूफान उठते हैं वो उड़ीसा के तटों से टकराते हैं, पश्चिम बंगाल के तटों से टकराते हैं, आंध्र प्रदेश से टकराते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर पूर्वानुमान किया जा सके, पहले से ही पता लगाया जा सके कि भाई अगर तूफान आ रहा है तो कहाँ से उठा है, कब उठ सकता है, कितने दिनों में वो तट तक पहुंच सकता है तूफान, कितने लोगों को कहाँ कहाँ तक इवैक्यूएट कराना पड़ेगा, कितना एरिया खाली कराना पड़ेगा, ये सब पूर्वानुमान किया जा सके। तो इसके लिए ये डेटा जरूरी होता है, मैंने आपको बताया था, इसीलिए तो तूफानों के नाम रखे जाते हैं, जिससे एक हमें डेटा प्राप्त रहे कि भाई ये वाला ये फला सन में ये तूफान आया था, तो उसका एक कोई नाम होगा, उस नाम से हम लोग याद रखेंगे जब ये वाला तूफान आया था तो इतना इंटेंसिटी का था, इतनी स्पीड का तूफान था, और इस पॉइंट ऑफ एरिया से शुरू हुआ था और ये यहां तक बढ़ते बढ़ते आया था, फिर ये इतनी दूरी तक तबाही मचाया था।
तो जब तबाही वो मचा दिया एक बार, अगली बार जब वैसे इंटेंसिटी का कोई तूफान आ रहा होगा और हमें पता होगा कि भैया फिर उसी स्पीड से आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जितनी दूरी तक वो उसका इफेक्ट देखने को मिला था उतनी दूरी को हम पहले से खाली करा कर रखेंगे, तो जान माल का नुकसान नहीं होगा, है ना। इसीलिए तूफानों के नाम रखे जाते हैं और तूफानों का जो डाटा होता है वो कलेक्ट किया जाता है। यही डाटा जो है ये कलेक्ट करेंगे और इनको स्टडी भी करेंगे विज्ञान केंद्र भाई, तो स्टडी करेंगे और साथ ही साथ केंद्र के साथ शेयर भी करेंगे, क्योंकि उड़ीसा को तो अपना राज्य देखना है, केंद्र सरकार को तो सभी राज्यों को देखना है। भारत के कितने राज्य भारत के तटीय सीमा लगाते हैं, आप बताइए, तटीय सीमा वाले कितने राज्य हैं भारत के, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। यहाँ पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने इसे शुरू किया हुआ है, जल संसाधन प्रबंधन, डेटा हैंडलिंग और सूचना का आदान प्रदान ये करेंगे। समझ में आई बात। अब देखो उड़ीसा आया है, उड़ीसा को देख लेते हैं। देखो यहाँ पर आप देखोगे ना तो 9 राज्य हैं, जिन लोगों ने कमेंट किया है ठीक है, जिन लोग नहीं किए हैं, 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा लगाते हैं। तटीय सीमा मतलब कि जिनकी सीमा जो है समुद्र से लग रही होगी। तो यहाँ बंगाल की खाड़ी है, इधर इधर अरब सागर है और इधर इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है। तो ऐसे 9 राज्य हैं जो तटीय। सबसे लंबी तटीय सीमा कहाँ की है, तो आप बताओगे गुजरात की है सबसे लंबी। दूसरे पर ये है आंध्र प्रदेश। तो उड़ीसा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहीं पर चिल्का लेक है। चिल्का लेक से मैंने आपको कई पॉइंट्स बताए हुए हैं और ये पॉइंट्स अक्सर पूछ लिए जाते हैं। चिल्का लेक से पॉइंट्स 3 कम से कम याद रखना। पहला, एक तो लैगून झील है। दूसरा पॉइंट ये कि ये जो है खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। तीसरा पॉइंट, ये फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया है। भारत की पहली रामसर साइट इसी को चुना गया था, चिल्का लेक को। याद रहेगा, उड़ीसा में है। अंशुपा लेक है, कांजिया लेक भी है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, चंदका हाथी विहार, भीतरकनिका नेशनल पार्क है यहाँ पर। भीतरकनिका नेशनल पार्क के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि भीतरकनिका नेशनल पार्क जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट मैग्रेव रीजन है। मैग्रेव वन क्षेत्र जो है ये पूछा जाता है भारत में सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा सुंदरवन वाला है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। दूसरा सबसे बड़ा मैग्रेव क्षेत्र कहाँ पर है, तो आप बताएंगे भीतरकनिका नेशनल पार्क में, उड़ीसा में। याद रहेगा जी। चलिए, यही सब तो पूछा जाता है भाई करंट अफेयर में। करंट अफेयर के अलावा अगर स्टैटिक नहीं पढ़ोगे तो केवल 4 ही क्वेश्चन बना पाओगे, और करंट अफेयर के अलावा अगर थोड़ा मोड़ा स्टैटिक भी जानते चलोगे साथ साथ में, तो फिर आप 8 क्वेश्चन बना पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। किस मंत्रालय के द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन किया गया, तो पोषण उत्सव का आयोजन दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री कौन है, स्मृति जुबेर ईरानी जी हैं। इन्होंने अभी पोषण उत्सव एक प्रकार से सेलिब्रेट किया, जिसमें पोषण के बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके, लोगों को अवेयर किया जा सके, कुपोषण से निपटने के प्रति एक्शन लिया जा सके। ठीक है जी। तो इसी वजह से ये उत्सव आयोजित हुआ। इसमें पोषण उत्सव पुस्तक का भी विमोचन किया गया। इस पोषण उत्सव पुस्तक में बेसिकली बताया गया है कि कैसे पोषण आप प्राप्त कर सकते हो, पोषक तत्व क्या क्या है जिनका आपको सेवन करना चाहिए, कहाँ कहाँ से पोषक तत्व, हरी सब्जियां वगैरह, मतलब बाकी सारी चीजें इससे रिलेटेड यही है। मैंने आपको पोषण सप्ताह और पोषण माह के बारे में बताया हर बार। तो पोषण सप्ताह सितंबर महीने का पहला सप्ताह पोषण सप्ताह होता है, और पूरा का पूरा सितंबर माह जो होता है वो हर साल पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। ये 2 पॉइंट याद रखना। याद रहेगा जी। चलिए, किस राज्य सरकार को सरकारी नौकरियों हेतु 2 बच्चों के नियम को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिली है, तो अभी राजस्थान सरकार ने एक नियम लाया था कि सरकारी नौकरी उन्हीं को मिलेगी जिनके 2 बच्चे होंगे, 2 बच्चे सबसे अच्छे। तो यहां पर देखो सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी, क्योंकि मामला चला गया था सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था कि भाई ऐसा कैसे कर सकती है सरकार कि जिनके 2 बच्चे हैं उन्हीं को सरकारी नौकरी मिलेगी। तो सरकार ने इसके पीछे तर्क दिया था कि देखो हम तो ऐसा इसलिए किए हैं जिससे जनसंख्या पर नियंत्रण रह सके और लोग जनसंख्या बढ़ाने में मतलब कि कमी कर सके, जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जनसंख्या के मामले में आज दुनिया का नंबर 1 देश भारत है। तो एक डर रहेगा कि भाई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, तो इस वजह से कम रहेगी जनसंख्या। तो सुप्रीम कोर्ट गया मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल असंवैधानिक नहीं है। ये संवैधानिक मतलब कि नहीं है अगर, तो असंवैधानिक भी नहीं है। संविधान में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट सबूत को, संविधान को, इन सबको देख करके फैसला सुनाती है। संविधान में जो चीजें हैं वो ठीक से लागू हो रही कि नहीं, इसी को देख करके वो फैसला सुनाएंगे। तो ये कहा गया था, ये अर्जी दायर की गई थी कि ये असंवैधानिक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बस यही कह दिया कि ये असंवैधानिक नहीं है ना। तो ये किया जा सकता है, मतलब राजस्थान में अगर आप हो तो 2 बच्चे से ज्यादा अगर बच्चे हैं तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी।
ये मोटा मोटा आप बात रखो याद। तो यहाँ पर देखो, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रूलिंग दैट इज नॉट डिस्क्रिमिनेटरी, डज नॉट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहा है। तो राजस्थान विभिन्न सेवा संशोधन नियम 2001 के तहत ये किया गया था, ये बात ध्यान रखना। बाकी सुप्रीम कोर्ट के अगर बारे में बात करें तो डी वाई चंद्रचूड़ साहब जो हैं, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जो हैं, ये भारत के 50वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं, सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। राजस्थान के बारे में अगर बात करें, राजस्थान अभी करौली में प्रमुख लौह अयस्क भंडार की खोज हुई थी। यहाँ पर राजस्थान में ही लिथियम की भी एक बार खोज की गई थी। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जो है राजस्थान के नए महाअधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। सांभर झील में सांभर महोत्सव आयोजित हुआ। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव हुआ, बहुत ही फेमस है। बिहार की तर्ज पर जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने की घोषणा की, हालांकि ये जारी नहीं हो पाया, क्योंकि उससे पहले क्या हो गया, इससे पहले क्या हो गया, वहां पर सत्ता में परिवर्तन हो गया, चुनाव हो गया और वहां पर सरकार बदल गई, तो ये जातिगत आधारित जनगणना यहाँ हो नहीं पाई। बिहार पहला राज्य बना जातिगत आधारित जनगणना लॉन्च करने वाला। दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है, ये बात ध्यान रखना, मैंने आपको बताया भी है पहले। राइट टू हेल्थ पॉलिसी लाने वाला ये पहला राज्य है। गिग वर्कर्स के लिए बिल लाने वाला पहला राज्य है। न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक वाला पहला राज्य है। ठीक है, अपनी पुस्तक आई है, कल भी इसके बारे में हमने बताया था डिटेल में। देखो ये लिमिटेड पुस्तकें बची हुई हैं, तो जिनको जिनको लेना है अभी ले डालो, नहीं तो फिर इसका अब दोबारा से नहीं प्रिंट कराया जाएगा। एक बार रीप्रिंट कराया गया है, उसके बाद प्लेटें मैंने मंगवा ली हैं, तो अब ये दोबारा से प्रिंट होने नहीं जाएगी। तो जितने भी कॉपियां हैं, जिसको जिसको लेना है वो ले लें, नहीं तो फिर बाद में फिर नहीं हो पाएगा। क्योंकि क्या होता है कि बाद में जब आप लोग मांगते हो और जब आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे तो मुझे बुरा लगता है। तो आप लोग इसे ऑर्डर कर सकते हो। जो लोग भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो मई जून में होने वाला है, तो मत भूलो उसमें 2023 का करंट अफेयर पूछा ही पूछा जाना है। ठीक है ना, तो आप इसको अभी ऑर्डर कर सकते हो अमेजन से जाकर के। इसमें डिटेल कंटेंट है, आपका प्रश्नोत्तर माध्यम में है, डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है, स्टैटिक भी दिया गया है हर एक क्वेश्चन का। आपका जितने भी मार्केट में बुक अवेलेबल है जनवरी से दिसंबर 2023 तक का, उसमें सबसे ज्यादा कंटेंट अगर किसी बुक में है तो वो ये ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर है। और सबसे ज्यादा गारंटी के साथ जो दावा कर सकता है कि 100% क्वेश्चन बैठ सकता है करंट अफेयर का, वो यही बुक कर सकती है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें हर एक, क्योंकि डेली करंट अफेयर में पढ़ाता हूँ, डेली का सारा क्वेश्चन कवर कराता हूँ, वो सारे क्वेश्चन साल भर का इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है ना, तो कोई भी ऐसा नहीं किया गया है कि किसी का पेपर उठा करके, किसी का इधर उधर उठा करके डाल दिया गया हो। इसमें पूरा का पूरा कंटेंट अवेलेबल है, आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं अमेजन से। हाल ही में संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे बनाया गया, तो दोस्तों संसद सुरक्षा का प्रमुख बनाया गया है अभी हाल ही में अनुराग अग्रवाल जी को। आईपीएस अनुराग अग्रवाल संसद की सुरक्षा के प्रमुख होंगे। आपने अभी देखा था संसद सुरक्षा में एक चूक हुई थी, जिसमें कुछ लड़के घुस आए थे, तो वो एक बड़ी घटना थी फिलहाल नए संसद भवन में। यहाँ पर संसद सुरक्षा का प्रमुख बनाया गया है अभी हाल ही में अनुराग अग्रवाल जी को। पिछले वाले जो थे रघुवीर लाल, इनको ट्रांसफर कर दिया गया था। ठीक है, तो जब ये ट्रांसफर हो गए थे तब से ये पद खाली था अक्टूबर से ही, और अभी इनको नियुक्त किया गया है अनुराग अग्रवाल को। ये असम मेघालय कैडर के आईपीएस हैं 1998 बैच के। 3 साल तक ये संयुक्त सचिव के रूप में ये रहेंगे तैनात। नए संसद भवन की बात करें अगर, तो ये सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत ये टाटा ग्रुप ने बनाया था। लगभग 1000 करोड़ की इसमें लागत आई हुई है। पुराना वाला जो उसको क्या किया गया, उसको एक समझ लो एक म्यूजियम के रूप में विकसित किया जा रहा है, उसको वैसे ही छोड़ा गया है अभी के लिए फिलहाल। और क्योंकि वहां पर संविधान बना था, सबसे पहले संविधान लागू होकर के चलना शुरू हुआ, इस वजह से उसका नाम अभी हाल फिलहाल में बदल करके संविधान सदन किया गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो आप इसको संविधान सदन याद रखना। पुराना वाला संसद भवन अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। संविधान पार्क भी मैंने आपको बताया हुआ है, राजस्थान में संविधान पार्क का उद्घाटन किया था ना द्रौपदी मुर्मू जी ने, राष्ट्रपति जी ने, ये भी ध्यान रखना। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्र लक्ष्मण अभ्यास शुरू हुआ, तो समुद्र लक्ष्मण अभ्यास दोस्तों भारत और मलेशिया के बीच में अभी हुआ है। भारत और मलेशिया समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज किए हुए हैं, और ये एक्सरसाइज विशाखापत्तनम में हुआ है। विशाखापत्तनम में हुआ है, और ये समुद्र लक्ष्मण है तो मतलब कि ये समुद्र से रिलेटेड होगा, मतलब भारतीय नौसेना का अभ्यास है। तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में भारतीय नौसेना का ये तीसरा संस्करण था समुद्र लक्ष्मण का। 28 फरवरी से शुरू हुआ, 2 मार्च को संपन्न हुआ। अब देखो भारत और मलेशिया के बीच में एक और अभ्यास होता है, कौन सा, हरिमो शक्ति, ये भी याद होना चाहिए। हरिमो शक्ति ध्यान रखना, शक्ति से भी मैंने आपको याद करवाया था। देखो जो लोग रिवीजन डेली करते होंगे, जो लोग डेली रेगुलर बने होंगे, उनको मेरे ही तरीके से लिंक करना और मेरे ही तरीके से वहां पर चीजों को कनेक्ट करना आ जाएगा आराम से, क्योंकि रोज रोज मैं उसी तरीके से आपको बताऊंगा तो तैयार हो जाएगा। यहाँ हरिमो शक्ति में आपको शक्ति पकड़ना है। शक्ति पकड़ोगे तो शक्ति नाम से
कौन सा अभ्यास होता है, कौन कौन करता है? तो शक्ति नाम से आप कहोगे कि शक्ति नाम का जो है उससे भारत और फ्रांस का होता है, लेकिन शक्ति में अगर मित्र शक्ति जोड़ दोगे तो मित्र शक्ति जो अभ्यास होता है वो भारत और श्रीलंका करता है, ठीक है ना। अब मित्र शक्ति में अगर मित्र उठा लो तो मैत्री, मित्र से मैत्री अगर उठा लो तो मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में होता है, ठीक है। ये ऐसे आप उठा सकते हो चीजों को। चलिए, और गरुण शक्ति अगर पूछा जाए तो गरुण शक्ति आप बताओगे इंडोनेशिया और भारत के बीच में होता है। मलेशिया को अगर आप देखना चाहोगे तो वर्ल्ड मैप में साउथ एशिया में अगर देखें खास करके तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप इधर देखोगे तो ये आपको मलेशिया दिख रहा होगा। ये मलेशिया इतना, ये पूरा पूरा पॉइंट जो है ये मलेशिया का ही आता है। यहीं पर नीचे छोटा सा है सिंगापुर, और इधर नीचे वाला ये पार्ट जो पड़ जाता है ये है इंडोनेशिया का पार्ट, ठीक है जी। मलेशिया, मलेशियाई रिंगित यहाँ की करेंसी होती है। अगला क्वेश्चन, चापचार कूट महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो दोस्तों चापचार कूट महोत्सव जो होता है ये मिजोरम का बहुत ही प्रमुख त्योहार होता है। मिजोरम में ये होता है, आयोजित होता है, और प्रत्येक वर्ष मार्च महीने के पहले शुक्रवार को ये शुरू हो जाता है। तो इस बार मार्च महीने का पहला शुक्रवार 1 मार्च को पड़ा था, तो इसलिए 1 मार्च को ये शुरू हुआ। चापचार कूट महोत्सव ये भी एक फसल उत्सव है। देखो भारत में ना फसलों को सेलिब्रेट किया जाता था, बहुत पहले से ही सेलिब्रेट किया जाता आया है, क्योंकि जब फसल होगी तो फसल से अनाज उत्पन्न होगा, और उस अनाज को शुरुआत में क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। जैसे होता नहीं है कि आप भी कोई एक प्रोडक्ट बनाते हो, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने किताब छपवाई, तो किताब छपवाते हैं तो क्या करते हैं, एक किताब लेकर के पहले गए मंदिर में भगवान में पूजा करने, ठीक है ना, सबकी अपनी अपनी आस्था होती है। ऐसे ही ये लोग जब फसल उत्पादन करते हैं, या पहले से जमाने से जो लोग भी फसल उत्पादन करते थे, तो जब फसल उत्पादन होती थी तो क्या करते थे कि सेलिब्रेट करते थे, अपने अपने देवी देवताओं को पूजा करते थे, या उसी समय से ये प्रचलन प्रथा चली आती रही है। तो आप कोई भी महोत्सव देखोगे तो आप यही देखोगे कि वो महोत्सव फसलों के या तो शुरुआत में, या तो कटान में, या तो उत्पादन के दौरान होता है, महोत्सव मनाया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर चापचार कूट महोत्सव है। यहाँ पर झूम की खेती जब होती है तो झूम की खेती के बाद ये लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, जंगल को साफ करने, फिर पूरा होने के बाद भगवान को धन्यवाद देने के लिए ये चापचार कूट महोत्सव मनाते हैं। कौन? मिजोरम के लोग, ठीक है। पूर्वोत्तर राज्यों के महोत्सव आपको ध्यान रखना है। आज मैं दिन में आपको महोत्सव और मेले का ही एक वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें मैं महोत्सव मेले को क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपका कवर कराऊंगा, क्योंकि मैंने ये जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज है ये शुरू करी हुई है। तो आज दिन में एक और वीडियो आपको मिलेगी महोत्सव और मेले की। पिछली वीडियो जो मैंने अपलोड की थी फिल्म महोत्सव होते हैं उनको, फिलहाल कुछ हैं जिनको रिकॉल कर लो, अभी रिसेंट में जो चर्चे में आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कोलंबो श्रीलंका में अभी आयोजित किया गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव चंडीगढ़ में, समक्का सरलंबा जतारा आदिवासी उत्सव जो है ये तेलंगाना में होता है, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल गोवा में, जल इतिहास उत्सव दिल्ली में, मेरा हाचोंगबा महोत्सव मणिपुर में, जांस्कर फेस्टिवल लद्दाख में होता है, 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव चंडीगढ़ में, और बिहार में नागी पक्षी महोत्सव मनाया गया। चौथा रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में हुआ, और सांभर महोत्सव राजस्थान में आयोजित किया गया, ठीक है। FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप नाम की एक कॉफी टेबल बुक आई हुई है, और इस पुस्तक का अभी उद्घाटन या कहे विमोचन नवीन पटनायक जी ने किया हुआ है। ये कॉफी टेबल बुक है। कॉफी टेबल बुक और ऑर्डिनरी बुक में अंतर होता है। कॉफी टेबल बुक ये होता है कि इसको कोई लेखक नहीं लिखता है, मतलब इसको कोई एक संस्था पब्लिश कर दे रही है, इसमें किसी लेखक की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि इनकी अपनी खुद की कहानी नहीं होती है। ये फोटोज का एक कलेक्शन होता है, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन रहती है फोटो के नीचे, और एक फोटोज का कलेक्शन होता है। कॉफी टेबल इसीलिए कहा जाता है, एक बहुत पतली रहेगी, कॉफी पीते पीते आप खत्म कर सकते हो, और चित्र देखते देखते खत्म कर सकते हो। मतलब कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी किताब है, कहानी है, किसी की स्टोरी है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप जो हुआ था ओडिशा में, क्योंकि भारत ने आयोजन किया था और 2 बार ओडिशा ने लगातार आयोजन किया, तो उस पर ये ऐसे कॉफी टेबल बुक बनाई गई। द हिंदू ग्रुप का ही है स्पोर्ट स्टार ने इसे बनाया हुआ है, इस बुक को मतलब कंपोज किया हुआ है, फोटोज वगैरह का कलेक्शन कह सकते हैं, कॉफी टेबल बुक। इसको अभी इन्हें विमोचन किया है नवीन पटनायक साहब ने, ठीक है। तो 15वां FIH ओडिशा हॉकी विश्व कप जो हुआ था ओडिशा में आयोजित हुआ था, जर्मनी ने जीता था, ठीक है ना। आप मुझे कमेंट करके बताओगे जर्मनी ने जीता था तो किसको हरा करके जीता था? 2018 वाला भी वैसे उड़ीसा में ही आयोजित किया गया था हॉकी विश्व कप। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी जी ने किस उर्वरक संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झारखंड गए हुए थे, और वहां पर जाकर के इन्होंने HURL सिकंदरी उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया है, इसको राष्ट्र को समर्पित किया है। ये उर्वरक संयंत्र है, तो यानी खाद वगैरह के जो रासायनिक उर्वरक होते हैं उनका ये उत्पादन करेगा। ये
HURL कंपनी का एक सिकंदरी में उसका ही एक यूनिट है, उसका उद्घाटन किया गया है। हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, भारत में ना उर्वरकों की कमी बहुत पहले से ही आती रही है, क्योंकि भारत अभी भी कृषि प्रधान ही देश है। भारत में यूरिया की आवश्यकता बहुत ज्यादा मानी गई है। लिक्विड यूरिया लाया तो गया है, लिक्विड यूरिया का एक सिस्टम लाया तो गया है, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि वो उतना ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाया है। इफ्को ने बनाया है, हालांकि सक्सेस तो धीरे धीरे बाद में अपग्रेडेशन के बाद होती है चीजें। पहले तो आविष्कार हो जाता है, तो यही बहुत बड़ी बात होती है। आविष्कार हो गया तो धीरे धीरे उसमें कुछ ना कुछ सुधार होता रहेगा। तो इफ्को ने लिक्विड यूरिया बनाया हुआ है, जो क्या करता है, एक बोरी जो यूरिया खाद होती है उसको आधे बोतल में समाहित कर सकता है। लिक्विड यूरिया मतलब उतना इफेक्टिव होता है। तो लिक्विड यूरिया तो आया है, इफ्को ने बनाया, लेकिन उतना इफेक्टिव अभी है नहीं, अभी भी खाद की मांग है। ऐसे में 3,60,000 मीट्रिक टन जो है ये डिमांड अभी भी है, जिसमें कमी 2014 से ही देखी जा रही है। अब ये जो संयंत्र बनाया गया है इसकी क्षमता है 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष। ये प्रतिवर्ष इतना जो है उत्पादन करेगा। तो पूरा तो नहीं है भरपाई कर पाएगी, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो ये करेगी ही भरपाई, है ना। तो इसके लिए पीएम मोदी जी ने ये संयंत्र जो है इसको राष्ट्र को समर्पित किया है। कहां पर? झारखंड के धनबाद जिले के सिंदरी में। हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजीज कुरैशी का निधन हो गया। ये किस राज्य के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजीज कुरैशी साहब का कल निधन हो गया, और ये 3 राज्यों के राज्यपाल रह चुके थे, उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के और मिजोरम के। तो उपरोक्त तो सभी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अजीज कुरैशी ये कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर रहे। उसके बाद ये अपने मतलब कि लास्ट कैरियर के दौरान 3 राज्यों के राज्यपाल समय समय पर बनाए गए। भोपाल में इनका जन्म हुआ था, और मध्य प्रदेश के ही सतना से ये 1984 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीत करके सांसद बने थे। इनका अभी निधन हो गया है। ठीक है जी, तो ये थे टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। जितने लोग भी सब्सक्राइब करना भूल गए हो, भाई साहब 1 सेकंड लगेगा, आप लोग वीडियो को थोड़ा सा जल्दी से पॉज करो, और मोबाइल में ही जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसको प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कर लो। आज मैं देखना चाहता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ तक आप पहुंचे हो तो वीडियो पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। तो आप में से कितने लोग सब्सक्राइब करते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, लगभग 40% लोग ऐसे हैं जो डेली वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, है ना। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए इसकी पीडीएफ के लिए। व्हाट्सएप चैनल पर पे आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएंगे, वन लाइनर जहाँ पर भेज दी जाती है। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी पुस्तक है जो गोवा के गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई ने लिखी है। तो ये तीनों ही पुस्तकें इन्होंने लिखी हुई है। और वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में कौन सा देश टॉप पर है? तो अमेरिका टॉप पर है, भारत 42वें स्थान पर है। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है वर्तमान समय में निम्न में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। दूसरी बात, भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता किस वर्ष किया गया था। दोनों ही क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं। दोनों के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए या क्विज चाहिए तो आप एमजेटी ऐप का रुख कीजिए। एमजेटी ऐप आपको यहाँ पर मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर पर, और आपको वहीं पर वीडियो क्विज पीडीएफ सब मिलेगी ही। साथ ही साथ आप हमारे पेड ई बुक, पेड कोर्सेज वगैरह भी ले सकते हो मोस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस में। ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।